स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा है दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। उसी में आज कुछ इंटरेस्टिंग फिगर्स ऑफ स्पीच में ऐड करवाने जा रहा हूँ, तो प्लीज फोकस्ड रहें और याद रखें, मैं सिर्फ दिखता डरावना हूँ ऐसा हूँ नहीं। तो आपके मन में जो भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस आते हैं वो आप निश्चिंत होकर पूछिए बेटा। जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनेंगे, जितना ज्यादा पूछेंगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा बेटा। अदरवाइज तो क्या वन वे कम्युनिकेशन चलता रहेगा, अभी वो मोनोटोनस हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच करवाए थे। देखिए, पर्सोनिफिकेशन, टोटोलॉजी और पैराडॉक्स। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं और चौथा फिगर ऑफ स्पीच में आपको शुरू करवाता हूं। प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। वंस अगेन, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो बिंदास होकर पूछना है बेटा जी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। अब कई बार बच्चों के माइंड में पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। रीजन दोनों मिलते जुलते हैं, ध्यान से समझिएगा ये क्या है। इन एपोस्ट्रोफी it is presented, it is shown that the poet is talking to or addressing a non-living, non-existing object. आप फर्क समझना। देखो, पहला पहला जो था पर्सोनिफिकेशन, उसमें क्या था, ह्यूमन क्वालिटीज थी और यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे लेकिन इंसान उनसे बातें करते हुए दिखाए जाएंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। डियर मून बी माई गाइड टुनाइट। तो इसमें क्या हो रहा है, पोएट जो है वो चांद से बात कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज की रात तुम मेरे गाइड बनो। ओ रिवर हैव यू सीन माई बिलव्ड। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि पोएट जो है वो नदी से बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है। कोई रिस्पॉन्स की बात नहीं है, नदी जवाब दे देती तो ये पर्सोनिफिकेशन बन जाता। मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। एक गाना है कि मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। तो ये हुआ एपोस्ट्रोफी। और अगर चांद जवाब दे दे, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं, तो बन गया पर्सोनिफिकेशन। जैसे बॉर्डर मूवी का सॉन्ग है ना, संदेश से आते हैं, उसमें एक लाइन है, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। हवा जवाब थोड़ी दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी में है। यानी जब दिखाया जाए कि पोएट नॉन लिविंग, नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है, वो एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक खूबसूरत डायलॉग फ्रॉम जूलियस सीजर। डेथ डोंट बी सो प्राउड। मृत्यु से बात कर रहे हैं कि अपने ऊपर इतना घमंड मत करो, तुमने अभी तक मुझे नहीं हराया। एग्जाम्पल नंबर 4, याद करो, ये याद है। तो क्या हो रहा है इसमें, बच्चा जो है वो स्टार से बातें कर रहा है। कहीं पर भी ऐसा प्रेजेंट किया जाए कि पोएट जो है वो नॉन लिविंग, नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से बात कर रहा है, उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी।
बेटा जी अगर ये समझ में आ गया हो तो हैंड रेस का साइन दिखाएंगे प्लीज। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे फोकस करते हैं। बेटा जी एपोस्ट्रोफी के बाद जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो आपने पहले कभी नहीं सीखा है, वो आप सीधे 12th में आके ही सीखते हैं। ठीक है, नया फिगर ऑफ स्पीच है, इसका नाम है जुग्मा। ये आपने पहले नहीं सीख रखा है। अब क्या होता है जुग्मा, ध्यान से देखिएगा। इन जुग्मा two different objects are achieved by using one common verb। हमारी साधारण लोगों की भाषा में कहें तो एक तीर से दो निशाने लगाना, जुग्मा। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो आज ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस है प्लीज ओपन योर हार्ट्स एंड वॉलेट्स फॉर द पुअर किड्स। अब इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखो, वर्ब है आपका ओपन, योर हार्ट्स ये पहला ऑब्जेक्ट है और वॉलेट दूसरा। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। देखो, द मैच एंड हिज करियर एंडेड ऑन द सेम डे। तो और एक ऑब्जेक्ट है मैच, दूसरा है उसका करियर, और वर्ब यूज हुआ एंडेड। इसको कहा जाता है जुग्मा। वर्ब एक यूज हो और ऑब्जेक्ट दो अचीव हो जाए। My trust and our relationship both were broken at that moment। उसी पल वो दोनों टूट गए। तो जब भी एक वर्ब से दो ऑब्जेक्ट अचीव किए जाएं उसको कहा जाता है जुग्मा। जैसे इस सेंटेंस के देखो, दे वॉन द टूर्नामेंट एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर पीपल। तो उन्होंने टूर्नामेंट भी जीता और उनके लोगों के मन में अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़ाई, तो लोगों की रिस्पेक्ट भी जीती। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज हैंड रेस कर देंगे राजा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जुग्मा के बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है बेटा एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। In assonance, words that have similar pronunciation bracket में vowel sound इनका इस्तेमाल किया जाता है राइमिंग इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा।
अब ध्यान से देखो, द चिल्ड्रन वर हैविंग फन प्लेइंग अंडर द सन। तो फन सन, ये सिमिलर राइमिंग है, सिमिलर वोवल कॉन्सेप्ट साउंड पे है, तो ऐसे वर्ड्स, इसको कहा जाता है एसोनेंस। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। कोई बता सकता है इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो सिमिलर लाइन पे जा रहे हैं? हाँ ध्यानी बेटा बोलो। वाइल, स्माइल। वाइल। While and smile. हाँ, अब ये लाइन पढ़ो। माय डियर चीफ, दिस मैन इज अ थीफ। तो चीफ, थीफ, ये हुआ एसोनेंस। देखो ध्यान से, इन माई हाउस देयर वॉज अ ह्यूज माउस। हाउस, माउस, तो ये सेटअप माना जाता है एसोनेंस। बेटा जी अगर क्लियर हो तो हैंड रेस करेंगे। ये सिर्फ थ्योरिकल पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूं, बुक में से सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊंगा, बट उसके पहले आपको बेसिक आइडिया आ जाए कि ये है क्या। સર એક્ઝામમાં ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જ હોય? બેટા એવું કોઈ રૂલ નથી, એટલા જ આપણે બંને પ્રકારની તૈયારી કરીશું, टेक्सचुअल एज वेल एज नॉन टेक्सचुअल। ઓકે સર। इसमें क्या होता है बेटा, एग्जाम में पेपर छप जाने के बाद ना कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। बोर्ड ऐसा ही कहता है कि बुक में से ही पूछो, लेकिन सपोज कोई टीचर बाहर से पूछ ले तो भाई पूछ लिया, आप जिद नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों। कई बार क्या होता है, 12th वाले पेपर में 11th का 10th का फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है टीचर, फिर क्या करें। जैसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ, लास्ट ईयर ही एक रेप्यूटेड स्कूल, मुझे नाम खराब नहीं करना है उनका, उनका बहुत सम्मान है, मेमनगर नारायणपुरा विस्तार में, उनके पेपर में 12th के पेपर में वॉइस ऑफ रेन और लेबरनम टॉप के फिगर ऑफ स्पीच पूछे गए थे। अब आप सबको पता है ये दोनों पोम्स 11th की थी, वॉइस ऑफ रेन और लेबरनम टॉप दोनों 11th की थी, वो पूछे गए थे। और टीचर का भाई एक्सक्यूज तुम्हें तो आता ही होगा तो क्या करें, इसलिए छोड़ दो उस चीज को। ये समझ में आ गया ना राजा? યસ સર। नेक्स्ट है बेटा यूफेमिज्म। बहुत प्यारा फिगर है उसकी, 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखना। सॉरी बेटा जी, एक इंपॉर्टेंट कॉल था।
अब यूफेमिज्म अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है, इसको समझना चाहिए। देखो बेटा, डेथ या सेपरेशन हमेशा पेनफुल होता है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना या फिर किसी का रिश्ता टूट जाना, अलग हो जाना, ये हमेशा पेनफुल होता है, लेकिन उसको कभी भी पेनफुल वे में प्रेजेंट किया जाए ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई अपना परिवार का स्वजन अगर उसकी मृत्यु होती है तो हम क्या ऐसा लिखते हैं कि मारा दादी मरी गया, के लिखते हैं मारा दादी नो स्वर्गवास कयो? कौन सा वाला लिखते हैं? सेकंड। स्वर्गवास, या बोलते हैं गुजरी गया। ठीक है, ये होता है डेथ को पोलाइट वे में प्रेजेंट करना, और यही यूफेमिज्म में किया जाता है। देखो, इन यूफेमिज्म, स्क्रीन दिख रही है ना सबको बेटा? हाँ बेटा, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Yes, sir. In euphemism, the sad ideas of death or separation are presented in a polite manner. अब एग्जांपल्स देखिए तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। The old lady has left this world. इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि बूढ़ी औरत की मृत्यु हो चुकी है। At last she rests in peace. My mother blesses me from heaven. ये हुए डेथ। अब सेपरेशन वाला भी देख लो। We parted ways for the good. हमने रास्ते अलग कर लिए अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। भाई उसका भी भला हो मेरा भी भला हो, तो हम अलग हो गए। ये देखो, दो वी लिव अपार्ट बट वी लिव इन ईच अदर्स हार्ट। ये एक तरह से अपार्ट हार्ट ऊपर वाला टॉपिक भी हो गया आपका, लेकिन ध्यान से अगर पढ़ो तो इसमें भी सेपरेशन है। भले हम अलग रहते हैं लेकिन हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सैड आइडिया ऑफ डेथ और सेपरेशन प्रेजेंटेड इन अ पोलाइट मैनर। बेटा जी कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, आई एम फीलिंग वेरी गुड कि आज आप लोग अच्छी स्पीड पे सीख रहे हो। 1 2 3 4 टॉपिक कवर हो गए हमारे अभी। गुड, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूफेमिज्म के बाद जो आज नेक्स्ट टॉपिक मैं दे रहा हूं बेटा, दैट इज पन। अब पन का मतलब होता है कि पोएट इतना क्लेवरली पोएट्री को लिख रहा है कि एक ही वर्ड की दो अलग अलग मीनिंग डिराइव की जा सकती है। कई बार इससे ह्यूमर भी क्रिएट होता है। ध्यान से देखिएगा, इन पन the poetry is written so cleverly that one particular word
can have two different meanings at the same time. यानी ये पूरा परसेप्शन का खेल होता है. Often creating humor. आइए उसके एग्जाम्पल्स देता हूं, ध्यान से देखिएगा. इस लाइन को ध्यान से पढ़िए. Let's not move our arms so much. बेटा फैनी, क्या मीनिंग होगी इसकी? इस लाइन की मीनिंग क्या हुई? सिंपल अगर नॉर्मल पढ़ के बताया जाए तो हमारा आर्म हमको बहुत मूव नहीं करना चाहिए. दिया, आपको इसके अलावा और कोई मीनिंग समझ में आया? हाँ दिया बेटा. नो सर. मैं बताता हूं, ध्यान से देखो सब लोग. आर्म्स शब्द की दो मीनिंग्स हो जाती है. एक है हाथ, जैसे इन्होंने कहा. दूसरा होता है वेपन्स को भी आर्म्स कहा जाता है. अभी समझे आप बेटा? एक ही वर्ड की दो मीनिंग बन गई. एक आर्म्स का मतलब हुआ हाथ, बाहें, और दूसरे आर्म का मतलब हुआ वेपन्स. तो दो अलग अलग चीजें हो गई. दूसरा, ध्यान से देखना. A horse is a stable animal. अब इसकी मीनिंग क्या हो जाती है? स्टेबल शब्द की एक मीनिंग होती है तबेला, जहां घोड़ा रहता है. दूसरा, स्टेबल शब्द का अर्थ हुआ मेंटली स्टेबल. तो एक ही वर्ड की दो मीनिंग निकली. इसकी मीनिंग देखो. द थीफ विल लाई इन द जेल. तो क्या मीनिंग हुई? एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना. दूसरा इसी वर्ड की मीनिंग होती है पड़े रहना. समझे बेटा? An elephant's opinion carries a lot of weight. तो एक तरफ उसकी बुद्धि की तारीफ हो रही है, एक तरफ उसके भारी वजन के बारे में बोला जा रहा है. इसको कहते हैं पन. अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज हैंड रेज करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. पन के बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बेटा. ओनोमेटोपिया. अब ओनोमेटोपिया क्या है, ध्यान से समझिएगा. Words that represent sounds are used to highlight a particular object. जैसे एक एग्जाम्पल देखना.
I heard their claps. ताली बजने की आवाज. I couldn't sleep with the tick tock of the clock. तो घड़ी की टिक टिक आवाज उसको हाईलाइट किया गया. The birds were chirping on the edge. The clucking chickens drive me crazy. यहां तक रीड करिए. जस्ट अ मिनट. आचो ना मैं हियर द लेक्चर में है. हाँ नंबर डायल कर रखिए. क्या है तो नंबर डायल दीजिए. तो बेटा कोई भी वर्ड जो किसी साउंड को रिप्रेजेंट करता हो उसके लिए यूज होता है ओनोमेटोपिया. जैसे आई हर्ड द रोर ऑफ द किंग. गर्जना की आवाज उसको कहा जाता है रोर. बेटे ओनोमेटोपिया अगर क्लियर हो तो हैंड रेज करेंगे. Only 4 students till now. We have 6 over here, so there's 2 or have to do. Hand raise. खुशी जनरल डाउट है बेटा कोई? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो बेटा, बिंदास पूछो. It seems nobody is having a doubt. Let's proceed further. Synecdoche. In Synecdoche, इसमें क्या होता है बेटा, बॉडी का एक पार्ट या कोई छोटा सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है बड़े यूनिट या कंप्लीट ह्यूमन बीइंग को हाईलाइट करने के लिए. तो बिल्कुल वैसा ही है. जब लड़का लड़की के पिता से किसी लड़की की शादी के लिए बात करता है तो बोलता है ना, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए. तो सिर्फ हाथ थोड़ा ही ना चाहिए होता है, पूरी की पूरी बेटी चाहिए होती है. समझे बेटा?
सेम वाइज। तो देखिए एग्जांपल्स। His heart is cruel, यहाँ पे हार्ट का इस्तेमाल किया गया है एक ह्यूमन बीइंग को हाईलाइट करने के लिए। I saw 100 heads in front of me. तो क्या सिर्फ सर थे? नहीं. A head is symbolizing a complete human body. The ship was lost with all the moving hands. तो शिप को चला रहे थे तो सिर्फ हाथ थोड़ी चला रहे थे, पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग हाईलाइट होता है थ्रू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। His eyes search for his beloved. उसकी आंखें ढूंढ रही होती है उसके beloved को, वो खुद ढूंढ रहा है। एक बॉडी का पार्ट पूरी की पूरी बॉडी को हाईलाइट करने के लिए यूज हुआ। यहां तक रीड कर लो। सिनेडकी में कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। अगर क्लियर हो तो हैंड रेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एंटीथीसिस का बड़ा भाई है। क्या होता है ऑक्सीमोरॉन? ध्यान से देखिएगा। In oxymoron, two completely opposite words are placed together to highlight striking contrast. एकदम ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रख दिया जाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। I saw the living dead. लिविंग डेड एकदम ऑपोजिट वर्ड्स है। I want everything in black and white. She waited day and night. Tell me your true lies. बता दो मुझे तुम्हारे सच्चे झूठ। He looked like an innocent criminal. अगर innocent है तो criminal कैसे? एकदम opposite word साथ में रख दिए जाए ना बेटा, उसको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन। समझ में आया बेटा? सर हाँ, सर तो फिर तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे मतलब पता चलेगा? जैसे ही लुक्ड लाइक एन इनोसेंट क्रिमिनल, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि इसका जेस्ट क्या है, मीनिंग? मीनिंग सी दैट इज रिटन इन द पोएटिक वे। एक एग्जांपल देता हूँ। देखो कई बार क्या होता है, वो दिख इनोसेंट रहा था लेकिन था तो क्रिमिनल।
कई क्रिमिनल होते हैं ना जो Okay. आपको मासूम दिखते हैं, ओके जैसे अभी राइट नाउ जो इतना बड़ा बवंडर मच गया, ये तो बाद में एक्सपोज होगा, नहीं तो हम सब मान रहे थे ना बेटा कि जो लड़की है वही मतलब उसके साथ बुरा हुआ है, वो तो गुनहगार है ही नहीं, चेहरे से तो वो इनोसेंट लग रही थी, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय ऑल। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। सर कल हमारा लेक्चर क्लास पे होगा? नहीं बेटा, आपका क्लास पे लेक्चर संडे को होता है, कल आपका लेक्चर ऑनलाइन 8:30 बजे शाम को। ओके सर।